हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगल आई ट्यूटोरियल। तो हम आज पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। प्रीवियस लेसन में हमने गोल्गी एपरेटस का देखा था। आज हम लेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो भी हम लोग फूड लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो वो फूड हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है? क्या बॉडी के अंदर रहता है क्या? नहीं। वो वेस्ट मटेरियल मतलब हमारे बॉडी में जो कचरा क्रिएट होता है ना, वो होता है। वो अगर बॉडी के अंदर रहा ज़्यादा दिन तक के, तो वो पॉइजनस बन जाता है, पॉइजन क्रिएट हो जाता है, जिससे मैन की हालत बिगड़ती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। उसी तरह सेल के अंदर भी क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं। तो जैसे यहाँ क्या बोला है, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो अब सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट हुआ है, उसे भी तो बॉडी के बाहर मतलब सेल के बाहर डालने वाला कोई कोई तो भी कैरियर चाहिए ना। तो वो होता है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसीलिए उसे कहा है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम हेल्प टू कीप, इसका फंक्शन क्या है? लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स। लाइसोसोम्स किस में हेल्प करता है? क्लीन करने में, सेल को क्लीन करता है। जो भी फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर के मटेरियल अगर आते हैं, तो डाइजेस्टिंग प्रोसेस में उन्हें क्लीन करता है। और जो भी सेल ऑर्गेनिल्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उन्हें भी सेल के बाहर डालने का काम लाइसोसोम का होता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनिल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। फॉरेन मतलब अभी मैंने बताया कि बाहर के जो भी, हाँ, फॉरेन मतलब फॉरेन से आए हुए नहीं, हाँ, बाहर की जो भी मटेरियल सेल के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो या फूड हो, ठीक है, या फिर ओल्ड ऑर्गेनिल्स जो होते हैं, जिनकी कैपेसिटी वर्किंग कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है, ऐसे ओल्ड ऑर्गेनिल्स का एंड भी किस में होता है? लाइसोसोम में होता है। जो क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करता है कि उनको स्मॉल पीसेस में उनका ब्रेक डाउन करता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzyme। अब ये ऐसी कौन सी उसके पास शक्ति होती है कि जिसकी वजह से ये कर पाता है? तो लाइसोसोम के पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसके वजह से वो ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को मतलब डिकम्पोजेबल मटेरियल का ब्रेकिंग डाउन करता है और उसे वो डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, अगर कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, मतलब सेल कभी डैमेज हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में, तो फिर लाइसोसोम ऐसे वक्त क्या करेगा? फिर सेल तो डैमेज हो गया, मतलब सेल अगर डैमेज हो चुका है, तो लाइसोसोम को भी डैमेज होना ही है, मतलब उसको भी ख़त्म होना ही है। तो ये क्या करता है, खुद ब खुद बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, लेकिन कब? पहले उसके जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को वो खुद डाइजेस्ट कर लेता है और खुद बर्स्ट हो जाता है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। खुद के सेल में वो एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेता है, खुद के अंदर वो डाइजेस्ट कर लेता है और खुद बर्स्ट हो जाता है। उसके बाद वो सेल भी डेड हो जाता है। देयरफॉर, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। मतलब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा गया है। ठीक है, मतलब खुद नष्ट हो गया ना, खुद से अपनी हत्या कर ली उसने। ठीक है, मतलब इसीलिए उसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा गया है। Structurally, lysosomes are membrane-bound sac filled with the digestive enzyme, and these enzymes are made by RER। अगर ये सेल है तो इसमें अगर ये छोटा सा लाइसोसोम है, तो उसे भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ठीक है, लेकिन ये किससे भरा हुआ होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। कौन से एंजाइम होते हैं? तो डाइजेस्टिव
एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसने बनाए हुए होते हैं? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स दैट आर मेड बाय RER आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzymes and these enzymes are made by RER। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब हमारे बॉडी में आप सोच रहे होंगे कि हम लोग एक बार तो खाना खाते हैं, बट फिर भी हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू एनर्जी रहती है। मतलब हम सुबह अगर खाना खाते हैं 11-12 बजे, तो हम दिन भर तो हम वर्क कर सकते हैं ना। ऐसा होता है क्या कि अभी हमने खाना खाया तो थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ गई, फिर और 1 घंटे बाद खाना खाएंगे फिर एनर्जी आएंगी? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी के लिए कोई तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसी बैटरी है ना। जैसे हमारा मोबाइल होता है, तो मोबाइल के अंदर बैटरी होती है जिससे हम चार्ज करते हैं, और वो बैटरी क्या होती है, एक बार चार्ज की कि 2-3-4-5 घंटे अच्छे से चल जाती है। 4 to 5 आवर्स हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम शुरू है इसलिए थोड़ा कम, 2-3 घंटे चल सकती है। तो ये बैटरी का काम हमारे बॉडी में भी तो कोई ना कोई करता होगा। तो देखो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? पावर हाउसेस ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउसेस होते हैं ना, जैसे कोराडी में है पावर प्लांट, है ना, वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है वहाँ पर एनर्जी, और लॉन्ग वायरिंग के थ्रू सिटी में सप्लाई किया जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, हमारे हम डेली डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस एनर्जी का रिलीज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में रिलीज होती है फिर? एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब एटीपी क्या है? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब सेल का ये एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी होती है ना, तो उसी तरह ये एटीपी भी हमारे बॉडी में एज अ बैटरी करके वर्क करता है। मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये एनर्जी जो सेल से रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी for making new chemical compounds and for mechanical work। तो बॉडी जो एनर्जी यूज करती है वो कहाँ से यूज करती है? एटीपी से यूज करती है। एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और ये एनर्जी न्यू न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए और या फिर केमिकल वर्क करने के लिए यूज की जाती है, सॉरी मैकेनिकल वर्किंग के लिए यूज की जाती है। Mitochondria have two membrane covering instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded, and these folds creates a large surface area for ATP generating chemical reaction। तो जो ये सेल होता है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डबल लेयर मतलब ये है आउटर लेयर। मैं सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज नोन एज आउटर लेयर। 2 मेम्ब्रेन होती है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे हम इसे। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, इस तरह से ऐसे फोल्डेड होती है। ठीक है, अगर इसे बाहर निकाला जाए तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया कवर करती है इनर मेम्ब्रेन। तो ऐसे डबल लेयर्ड या फिर डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, मतलब इसमें छेद होते हैं। ठीक है, तो ये छेद से क्या होते हैं, पोरस होने के कारण जो भी मटेरियल्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मटेरियल,
तो इन एंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और ये डीपली फोल्डेड होती है। फिर क्या बोला गया है, दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है ना, अगर इसे हम बाहर निकाल देते हैं तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से एटीपी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एटीपी की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज कर सके, इसलिए सरफेस एरिया का होना, लार्ज सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है, तो जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनील इन द सेंस दैट they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. अब मैंने आपको ER के बारे में बताया था। ER के 2 पार्ट्स होते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने, और रफ, ये इन्हें रफ क्यों कहा गया है, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसमें, ठीक है ना। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरह से दिखाई भी देते हैं। तो ये रफ ऐसा सरफेस दिखाई देता है, इसलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। बट सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, वेसिकल्स, ऐसे लाइसोसोम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनील्स होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक ये ऐसा स्ट्रेंज ऑर्गेनील है जिसमें खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। अब तक के हमने पढ़ा कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके फॉर्म में, ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में डीएनए होते हैं वहाँ पर। तो लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनील है कि जिसमें डीएनए और राइबोसोम उसके खुद के होते हैं, और जिसकी वजह से वो खुद, उसको जो ज़रूरत पड़ती है, जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने खुद के प्रोटीन्स वहाँ पर बना सकता है। तो देखो कितना इम्पॉर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक खुद का एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सॉरी एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड एटीपी किसके लिए यूज किए जाते हैं, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होते हैं, इन आउटर लेयर एंड इनर लेयर हाईली फोल्डेड होती है, आउटर लेयर जो होती है वो पोरस होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा के बताया। देन हमने ये भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। And because of this speciality, mitochondria are able to make some of their own proteins. तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।